नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। आज हम करने वाले हैं 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू करने वाले हैं। और मैंने पेपर देखा हुआ है, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर था। तो मुझे ऐसा अनुमान भी है कि इस एग्जाम में मतलब 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर दिया था, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी शिफ्ट में पास हुए। ठीक है, और इसमें स्कोर भी अगर गया होगा तो बहुत अच्छा हाई स्कोर गया होगा बहुत सारे बच्चों का, जो कि संविदा वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे आज हमारा पहला प्रश्न जो है इसमें वो दिया है एक निष्पादन कार्यक्रम, है ना, मतलब एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम का उदाहरण, है ना। तो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होगा तो हमको पता है कि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो पार्ट होता है किसका, किसी न किसी प्रोसेस का, है ना। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्राम, स्टैटिक प्रोग्राम, बाइडेंट प्रोग्राम, ये क्या है? ये अलग से प्रोग्राम है, ये किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये इंडिविजुअल क्या होंगे, कोई प्रोग्राम होंगे। और हमसे बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम क्या होगा, तो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस ही कहलाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न था कि रैम क्या होता है ना। रैम खालिस्तान खालिस्तान, तो रैम हमको पता ही है, रैम कैसी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली जाने के बाद इसके अंदर का डाटा नष्ट हो जाता है, मतलब इसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। और बस वही आपको बताना था कि वोल्टी होता है और इसकी मेमोरी कैसी है? टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी। ठीक है, तो बिल्कुल वही आंसर। देखिए, क्वेश्चन इसमें बहुत इजी है। यहाँ पे आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ना। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हम लोग दो ही पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं रैम और एक पढ़ते हैं हम रोम, है ना। तो यहाँ पे रैम और रोम में से सिर्फ रोम रखा हुआ है ना, तो रोम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व सॉफ्टवेयर का उदाहरण। देखो यहाँ पे स्वामित्व वर्ड उसने यूज किया है, इसी को हम बोलते हैं क्लोज सोर्स, है ना। या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके हमको पैसे देने पड़ते हैं, है ना, जो हमको फ्री में नहीं मिलते हैं, उसका एग्जांपल बताना है ना। तो यहाँ पर विंडोज है, विंडोज के तो हमको पैसे लगते हैं, है ना। एंड्रॉइड हमको फ्री मिलता है, लिनक्स हमको फ्री मिलता है, ओपन ऑफिस हमको फ्री मिलता है, इनके हमको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जाइए इंटरनेट पे और डाउनलोड कर लीजिए और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए और चलाइए, है ना। तो इनके हमको पैसे नहीं लगते हैं, तो ये कैसे है? ये ओपन सोर्स है और सिर्फ यही एक क्लोज सोर्स बचता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसने? स्वामित्व सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, मतलब कि जिसपे किसी का अधिकार होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर, है ना। तो ये बिल्कुल आंसर बनेगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऑडियो इनपुट डिवाइस है ना। तो भाई ऑडियो इनपुट सॉरी, साउंड की बात हो रही है ना। अब साउंड हम लोग इनपुट लेते हैं तो हमको पता है कि हमको माइक की जरूरत पड़ती है। कि हम कोई भी डिवाइस यूज करें, अगर ऑडियो इनपुट के रूप में लेना है तो हमको माइक मतलब कि माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, है ना। माउस, स्पीकर, कीबोर्ड नहीं पड़ते, है ना, ऑडियो के लिए तो नहीं पड़ते। चलिए, अगला प्रश्न था कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर कैसा है भैया? इनपुट है कि आउटपुट, बस वो बताना है। क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट दिखा है, एक आउटपुट, एक सॉफ्टवेयर, एक भंडारण। तो मेमोरी स्टोरेज होता नहीं है, सॉफ्टवेयर वो है नहीं, एक हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर में हम इनपुट और आउटपुट ही पढ़ते हैं, है ना। और प्रिंटर क्या होता है? कंप्यूटर से हमको इससे परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। इसके पहले जो हमने दो वीडियो अपलोड करे हैं, जिससे 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के वीडियो है ना, तो वाले जो पेपर है वो इससे टफ है ना। फर्स्ट जो 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो मीडियम रेंज का है, सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा हार्ड हुआ है, और ये जब फर्स्ट शिफ्ट में आता है 16 तारीख में, तो ये बहुत इजी पेपर है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसमें आप बहुत सारे जन पास हुए होंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। चलिए, अगला प्रश्न है कि खालिस्तान को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है, वीडीयू, है ना। वे वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये हम पढ़ते हैं किस साथ में? मॉनिटर साथ। मॉनिटर को ही वीडियो कहा जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा डिवाइस है जो विजुअली हमको डिस्प्ले देता है, मतलब विजुअल्स के रूप में आउटपुट हम लोगों को देता है ना। तो मॉनिटर उसका हो जाएगा। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस इनपुट यूनिट है, स्कैनर इनपुट यूनिट है ना। और सिर्फ दिखने वाला कौन सा हमारे पास में? सिर्फ मॉनिटर है। अगला प्रश्न है, अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपको बता दें कि जो हमारी 1500 क्वेश्चन की सीरीज थी, है ना, उस सीरीज के ही सारे क्वेश्चन है। सिर्फ 3 क्वेश्चन अलग कर दिए जो मुझे दिखे थे, बाकी सारे क्वेश्चन उस 1500 क्वेश्चन की सीरीज में से ही आए हैं। तो जिन लोगों ने वो सीरीज पढ़ी, देखी होगी 1500 क्वेश्चन की, है ना, उसकी जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन उसी में से,
है ना। तो वो जो क्वेश्चन मैंने पहले डाले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अभी जिनका पेपर नहीं निकला हो या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या पहली बार जो मुझसे जुड़े हैं, उनको जरूर बताऊंगा कि 1500 क्वेश्चन की सीरीज को बहुत अच्छे से तैयार करें, उनको लिख के रखें और साथ में 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज उसके बाद हमने दी थी उसको भी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगातार आने वाले क्वेश्चन है ना। जैसे ही वो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हो तो आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो चुकी है। अगला प्रश्न है, मेमोरी यूनिट खालिस्तान का एक भाग है। किसका भाग है भैया मेमोरी यूनिट? कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो भाई मेमोरी की बात हो तो इनपुट आउटपुट में बनता नहीं है ना। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो वो भी सीपीयू के अंदर ही होती है ना। हम भाग पढ़ते हैं किसके? सीपीयू के भाग पढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल यूनिट पढ़ते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं, उसमें इनपुट आउटपुट यूनिट भी उसी में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो मेमोरी यूनिट जहां हम पढ़ते हैं इसमें, तो भाई हम कैश मेमोरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये सीपीयू का ही भाग होता है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है ना। जिन लोगों ने 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी देखी होगी उनको ही पता है कि हमने प्रिंटर वहां पे पढ़ा हुआ है ना। और प्रिंटर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। उसको भी हमने अलग अलग पढ़े, लाइन प्रिंटर अलग पढ़ा, कैरेक्टर प्रिंटर अलग पढ़ा है। तो इसमें इंपैक्ट प्रिंटर बताना है तो सिर्फ क्या बनता है पापा? डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यही क्या करता है? बहुत ज्यादा नॉइज करता है, हैमर की मार का प्रयोग करता है। बाकी लेजर, डेस्कजेट और इंकजेट ये कैसे हैं? ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना। यहाँ डेस्कजेट जिसने नाम नहीं सुना हो उसको बता दे कि डेस्कजेट एक्चुअल में इंकजेट का ही एक टाइप होता है ना। उसी प्रकार का छोटा सा प्रिंटर होता है, इसलिए कार्टेज लगती है। टैंक प्रिंटर इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। इंकजेट में हमको टैंक प्रिंटर मिलता है। तो इसको बहुत इजी क्वेश्चंस थे कुछ। अगला प्रश्न था, फेडरल एक्सप्रेस पुस्तकालय में और ब्लड बैंकों द्वारा काम में लिया जाने वाला बारकोड कौन सा है? ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि हमने नहीं देखा हो, पढ़ा हो, टफ नहीं है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बुक लाइन जो लिखा हुआ है ना, इसका 15 तारीख में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे कोड बार बिल्कुल राइट आंसर है ना। नम नेट में हम सिर्फ नंबर का प्रयोग करते हैं, पोस्ट नेट का प्रयोग हम लोग जब हमको डाक वगैरह भेजनी रहती है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कोड बार बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर खालिस्तान नामक महीन धूल का उपयोग करके कागज पर निशान बनाता है ना। भाई जब भी हम लेजर प्रिंटर की बात करें तो हमको पता है कि उसमें डस्ट ही डलती है और डस्ट को हम क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं, है ना। ये टोनर पाउडर बोलते हैं और उसी को हम लोग कार्टेज में भरते हैं, है ना। तो टोनर, बिल्कुल यहाँ पे टोनर लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खालिस्तान में लीवर की तरह एक गियर शिफ्ट होता है जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। लीवर जैसा है ना। इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस जब हम पढ़ते हैं तो लीवर जैसा हमको आप है ना एक ही डिवाइस मिलता है, उसका नाम है जॉयस्टिक। अगर यहाँ पे सिर्फ बॉल बोलता तो हम क्या लगाते? ट्रैक बॉल लगाते। ठीक है, और कीबोर्ड हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माइक्रोफोन हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ना। जॉयस्टिक है, इसी में हमको लीवर मिलता है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। अगला प्रश्न है, चेक पे छपे बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता खालिस्तान रीडर द्वारा लगाया जाता है। तो बिल्कुल जिन लोगों ने हमारे इनपुट आउटपुट यूनिट का वीडियो देखा होगा, है ना, उनको बहुत अच्छे से ये प्रश्न बन गए होंगे। इनपुट आउटपुट के तो सारे क्वेश्चन उसी वीडियो में से है। 2 वीडियो डले हैं, एक इनपुट का डला है, एक आउटपुट का डला है ना। तो उसमें हमको पता है कि बैंक के ऊपर चेक पे जो नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से ही लिखे जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए हमको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की जरूरत पड़ती है ना। तो ये जो हमारे पास MICR है इसी का प्रयोग किया जाता है, जो मैट्रिक्स आधारित रीडिंग करता है, मतलब कि प्रॉपर उनके शेप्स की बात भी करता है ना, कि अक्षर कैसे लिखे हुए और उसमें उसी इंक का प्रयोग किया गया है या नहीं उसकी भी जांच करता है। तो बैंकों में जो चेक होता है उस पर नीचे नंबर डाले रहते हैं, वो इसी से लिखे रहते हैं और इस डिवाइस के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, CRT की तुलना में LCD का क्या लाभ है ना। तो व्यापक दृष्टिकोण, मतलब बहुत ज्यादा एंगल से उसको देखा जा सकता है ना। यहीं पे अगर हमारे पास TFT होता है ना तो फिर इसकी जगह TFT आंसर लगाना होता है, क्योंकि उसमें तो हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं, है ना, और काफी स्पष्ट उसमें दिखता है TFT स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, डेजिटल प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो डेविड एस्ली, बिल्कुल सही है। देखिए आगे भी जो एग्जाम की तैयारी करेंगे उन लोग को बता दें कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और डिवाइसेस रहते हैं तो इनके हमको जिनने इनका विकास किया है, डेवलप जिन लोगों ने किया है
है ना, या इन्वेंटर जिनको हम बोलते हैं, इनके नाम हमको याद होने चाहिए, चाहे वो हम जनरेशन में कंप्यूटर के पढ़े या लैंग्वेज में पढ़े, सॉफ्टवेयर में पढ़े, इनके नाम हमको पते होने चाहिए। ये बहुत सटीक, क्योंकि सीधा-सीधा आंसर लगता है, इसमें आप गेस नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल सही आंसर लगाएँगे वही लगेगा, है ना? कई लोगों ने चार्ल्स बेबेज इसमें लगा दिया होगा, पर वो गलत होगा। हाँ, चार्ल्स बेबेज पहला, सबसे पहला जो प्रिंटर बना था, सबसे पहला वाला, है ना? तो उसके खोजकर्ता भी चार्ल्स बेबेज है और कंप्यूटर के तो है ही है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों में एक सेट के आधार पर डेटा पैकेट को अनुमति देता है ना? एक सेट मतलब नियमों का समूह उसके पास में होगा और साथ में आने जाने वाले डाटा की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो नजर रखेगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल है, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति थी जरूर इसमें, यहाँ पे फायरवॉल है और गेटवे है, दोनों का काम लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन बात अगर सिर्फ सुरक्षा की होगी, है ना, यहाँ पे क्या बोला उसने, सुरक्षा की बात करी है, तब फायरवॉल ही इसका राइट आंसर होगा। अगर वह सुरक्षा की बात नहीं करता, है ना, सिर्फ दो नेटवर्क को या नेटवर्कों को आपस में जोड़ने और संचार करने के लिए, है ना, किसकी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम गेटवे लगा देते। लेकिन अगर सुरक्षा की बात होगी तो वहां पर हमको फायर वाली जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें नियमों का सेट होता है ना, नियमों का समूह होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी के आधार पर वो आपके डाटा को, है ना, या आपके कंप्यूटर को, है ना, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा, है ना, और साथ में जो मालवेयर वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, उनके अटैक से ये बचा लेता है ना, इसलिए फायरवॉल सुरक्षा का क्वेश्चन आया, इसलिए फायरवॉल, है ना। अदरवाइज ब्रिज और राउटर, है ना, ये हमारे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। राउटर का जो यूज करते हैं हम लोग डाटा फिल्टरिंग के लिए करते हैं, और ब्रिज का यूज दो नेटवर्क को या एक बड़े नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं ना, दो हिस्सों को। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूएसबी इंटरफेस के माध्यम से कनेक्ट करने पर प्रिंटर पर स्वचालित रूप से पता लगाते हैं, है ना, इससे इस फीचर को क्या कहा जाता है ना। तो हमारे पास में जो यूएसबी है भैया, हमको पता है कि ये किस पर काम करता है, तो ये प्लग एंड प्ले फीचर पर काम करता है। ठीक है, बस डिवाइस को आप कनेक्ट करो और चला लो सीधे सीधे, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, प्लग एंड प्ले। चलिए, अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक और टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खालिस्तान डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है ना। देखिए, लेजर प्रिंटर के जब भी हम टाइप्स या प्रकार पढ़ते हैं, है ना, अगर हाईली ग्राफिकल की बात आती है तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का यूज करते हैं, है ना। इसमें फोटो वगैरह प्रिंट करना, हमको बड़े साइज के आकार में ग्राफिकल प्रिंटिंग चाहिए, तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की वहां पर आवश्यकता होती है ना। इसके अलावा जो यहाँ पर हमने पार्ट नाम देख रहे हैं, ये कोई भी प्रिंटर का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, सिर्फ प्रिंटर का प्रकार यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। और क्यों करते हैं हम लोग, तो उच्च गुणवत्ता मतलब हाईली ग्राफिकल अगर हमको प्रिंटिंग करनी होती है, तभी हम इस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम और डिटेल में लेकर आएंगे, आप टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो जरूर जल्दी से चालू हो जाएंगे, है ना। तो जो लोग अगली बार एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोग के लिए काफी अच्छा हम लोग अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि अच्छे डीप के क्वेश्चंस और काफी अच्छे से समझ में आए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बार से, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, प्रॉपर डिटेल में जिसको पढ़ना हो उसके लिए। अगला प्रश्न है, एलईडी प्रिंटर काफी हद तक लेजर प्रिंटर के समान होते हैं, है ना, लेकिन वो चित्र छवियां बनाने के लिए लेजर के बजाय खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दे कि जो एलईडी प्रिंटर है ना, यहाँ पे तो सिर्फ एलईडी का फुल फॉर्म ही हमको पता करना था। एलईडी क्या है, तो लाइट इमिटेड डायोड, है ना। तो एलईडी जो प्रिंटर होते हैं, ये लेजर प्रिंटर से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की प्रिंटिंग करते हैं, है ना। चूंकि ये थोड़े से महंगे आते हैं, इसलिए चलन में नहीं है, अभी हम लोग इनका यूज नहीं करते, पर धीरे धीरे जब आजकल के समय की बात हम करें, तो अब हम लोग ना तो प्रिंटिंग में क्वालिटी की बात करने लगे, है ना। तो अब क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो लेजर से अच्छी क्वालिटी किसकी होती है, एलईडी प्रिंटर की होती है, और इसकी जो प्रिंटिंग होती है काफी लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती है ना। तो अब धीरे धीरे हम लोग इसका यूज थोड़ा सा बढ़ने भी लगा है, इसलिए एग्जाम में उसने उसको पूछ लिया है ना। हालांकि बहुत पहले से ये प्रिंटर आता है। तो लाइट इमिटेड डायोड सिर्फ एलईडी का फुल फॉर्म बताते हैं, तो लॉजिकली भी इसका आंसर लग जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस में कंट्रोल पैनल का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम ध्वनि बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। सिस्टम ध्वनि बदलना है हमको,
है ना, कि हमको स्पीकर की या माइक की सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो हमको कहाँ मिलेगी कंट्रोल पैनल में, ये वाला प्रश्न है। देखिए कंट्रोल पैनल के प्रश्न ज़्यादा आते नहीं हैं, सिर्फ यही आते हैं इंस्टॉल अनइंस्टॉल वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें, है ना, या कौन से टूल को कौन से हार्डवेयर को आप कहाँ से जाके उसकी सेटिंग कंट्रोल कर सकते हो या आप कस्टमाइज कर सकते हो, बस ऐसे क्वेश्चन उसके आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको ध्वनि की बात कर रहा है वो, है ना, साउंड की बात कर रहा है, तो हार्डवेयर एंड साउंड आप आंसर लगा दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनको बता दें कि इस ऑप्शन के अंदर जाकर और हम लोग का हार्डवेयर जो यूज कर रहे हैं स्पीकर, चाहे फ्रंट में यूज कर रहे हैं या बैक में, रियर या फ्रंट, जहां पर भी हमने उसको प्लग किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, है ना, विथ ड्राइवर। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक डेटा रॉ फाइल फॉर्मेट में होता है। खालिस्तान डेटा रॉ फॉर्मेट में होता है। रॉ मतलब कच्चा माल, है ना। तो कौन सा डाटा ऐसा होता है, तो बिल्कुल डिजिटल कैमरे के द्वारा जो डाटा होता है वही उस फॉर्म में होता है ना, रॉ फॉर्मेट में, कि आप बाद में जाके उसको एडिट वगैरह करके और फिर हम लेकर आते हैं उसको बहुत अच्छे स्वरूप में, है ना। एनालॉग कैमरा तो खुद ही प्रिंट कर देता है, प्रिंटर जो होता है वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंट करने के लिए, माइक्रोफोन साउंड के लिए आ गया, है ना। तो कैमरे मतलब पिक्चर के लिए ही यूज किया जाता है रॉ फाइल का यूज, है ना, साउंड के लिए नहीं करते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 ओएस में कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है ना। तो यहाँ पे भी हमको दिया है रार, डीओसी, बैट और आरटीसी। तो ये जो रार फाइल है इसका विंडोज 10 से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो हमको पता है कि जो हमारे पास कंप्रेस्ड फाइलें होती है ना, उसमें या तो जिप की फाइल विन जिप की फाइल यूज करेंगे या विन रार की या 7 जिप की हम लोग यूज करेंगे। तो ये रार फाइल है ना। जब विन रार जो फाइल को कंप्रेस करके बनाता है तो उसकी फाइल बनती है रार फॉर्मेट में, है ना। तो ये सिर्फ कंप्रेस का सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन भर है। चलिए और बाकी कंप्रेस फाइल के नहीं है ना, बस वही अलग अलग पहचानना था। अगला प्रश्न था कि खालिस्तान हमले में हमलावर सभी संभावित कुंजियों का प्रयास करके कुंजी निर्धारित करने का प्रयास करता है ना। डिक्शनरी आया, ब्रूट फोर्स आया, बर्थडे आया, डॉस आया, है ना। आपको बता दें कि ये वाला जो प्रश्न है 23 नंबर का जो प्रश्न है ना, ये हमारी 1500 क्वेश्चन की सीरीज में बिल्कुल ऐसा का ऐसा वहां पर हम लोगों ने रखा है, जैसा का वैसे, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही, है ना। और ये ब्रूट फोर्स को वहां पर मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ताकि आपको पता चले कि ब्रूट फोर्स एक्चुअली होता क्या है ना। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो हमलावर रहता है वो क्या करता है कि आपका कैसा आईडी का पासवर्ड होगा, है ना, उसका वो अनुमान लगाता है ना। बहुत सारे अनुमान लगाएगा और वो फिर सारे अनुमान को बारी बारी से चेक करता है कि ये इसका पासवर्ड हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। तो ये कहलाता है ब्रूट फोर्स। इसके लिए वो सॉफ्टवेयर का यूज भी कर लेते हैं, है ना, जो हैकर लोग करते हैं, है ना। तो वहां पर भी क्या है, ब्रूट फोर्स का यूज किया जाता है कि संभावित पासवर्ड, है ना, कि उसकी सूची तैयार करके और उसको अप्लाई करते हैं बारी बारी से, ये चल रहा है, ये चलेगा, ये चलेगा, है ना, कोई ना कोई पासवर्ड फिर लग ही जाता है। तो ब्रूट फोर्स के माध्यम से आपके सिस्टम पर हमला करके पासवर्ड क्रैक कर लिया जाता है ना। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया, तो जैसा कि वैसा प्रश्न वहां से आया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फाइलें कम संग्रह स्थान लेती है। तो जिप फाइलें ही लेगी, है ना, कम संग्रह स्थान। और विंडोज 10 ओएस में असंपीड़ित फाइलों की तुलना में अन्य कंप्यूटर में अधिक तेजी से स्थानांतरित होती है ना। असंपीड़ित मतलब अनकंप्रेस्ड फाइल, है ना, इनकी तुलना में ज्यादा तेजी से जाएगी, है ना। तो हमको पता है कि कम फाइल का साइज होगा तो तेजी से जाएगा, है ना, ज्यादा बड़ा साइज होगा तो धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो कंप्रेस्ड फाइलें क्या कहलाती है, आपकी जिप फाइलें, है ना। जिप फाइलें मतलब कैसी है, छोटी फाइलें है, तो जब छोटी फाइलें होगी तो वो किसी भी रास्ते से तेजी से चली जाएगी। उनको लाने ले जाने में, छोटी वस्तु को लाने ले जाने में कहाँ समय लगता है हमको, है ना, लेकिन बड़ी वस्तु है तो लाने ले जाने में समय लगेगा। तो ये बस वही कंप्रेस्ड है फाइलों की बात कर रहा है कि अगर उन फाइलों को आपने कंप्रेस कर दिया तो आप कम डाटा हो गया दिखा रहा है आपका। तो इंटरनेट पर या आपको नॉर्मल ड्राइव भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कम स्पेस ले रहा है ना, उतनी कम रैम लग रही है आपको, उतना कम स्पीड लग रहा है, तो डाटा जल्दी से ट्रांसमिट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीमोस का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बढ़िया, सीमोस का पूर्ण रूप, अगर आप लोगों ने 1500 क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी तो वहां पर हमने रखा हुआ है। सीमोस का पूर्ण रूप बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है ये सही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना, यही इसका फुल फॉर्म। और सीमोस जो होती है, सीमोस बैटरी होती है 3 वोल्ट की,
है ना, जो कंप्यूटर की जो इनपुट हम लोग देते हैं कस्टमाइज करके डेट टाइम वगैरह जो रहता है उसको जैसा का वैसा होल्ड करके रखता है, ताकि चाहे आप कंप्यूटर बंद कर दो, है ना, फिर भी तो अगले दिन जैसी की वैसी डेट टाइम रहती है, तो वो ये सीबॉस बैटरी उसको होल्ड करके रखती है, मदरबोर्ड पे लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस को जिस क्रम में खोला गया है उसी क्रम में विंडोज के बीच स्विच करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हो सके कि नया हो। स्विच के लिए वैसे तो हम कमांड जो पढ़ते हैं आल्ट प्लस टैब पढ़ते हैं, है ना, और विंडो की प्लस टैब पढ़ते हैं, है ना। हम लोग आल्ट प्लस एस्केप की से भी स्विच कर सकते हैं। इसमें हमको विंडो स्विच होते दिखते हैं डायरेक्ट, है ना, कि पहले आपने कौन सी खोली थी, फिर आपने कौन सी खोली थी, फिर आपने कौन सी खोली थी, है ना। उस क्रम में ये क्या करता है, उसको चेंज करते रहता है और सिंगल मतलब एकदम से आपकी स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा, आपको ट्रांजेक्शन नहीं दिखेंगे। हाँ, जैसे कि विंडोज से हम टैब यूज करते हो तो हमको दिखती है अलग अलग विंडो, है ना। ये विंडो हम टैब यूज करते हैं तब भी अलग अलग दिखती है, लेकिन अगर हम ये यूज करें तो सीधे स्क्रीन विंडो चेंज, जो भी आपके प्रोग्राम खुले हैं एकदम से चेंज होते चलेंगे फुल स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम इसका यूज भी करते हैं, है ना। हालांकि हम स्विच विंडो की कमांड है तो हम आल्ट एंड आल्ट कंट्रोल और आल्ट स्पेस बार का यूज नहीं करते, है ना। आल्ट स्पेस बार से तो हमारा जो है कंट्रोल मेन्यू ओपन हो जाता है, जैसे हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये नहीं है। फिर विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी मेमोरी लगेगी, है ना। 64 बिट कोई भी होगा उसको 2 GB ही लगेगा, 32 बिट होगा तो 1 GB में काम हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा हमको सोचने की इसमें जरूरत नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऑपरेट जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, कि विंडोज 10 के लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वहां पर आपको वो दिखाएगा कि आपको कम से कम इतना चाहिए, इतना हार्ड डिस्क में स्पेस चाहिए, इतना प्रोसेसर चाहिए, तब वो इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 ओएस में कंट्रोल पैनल से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है ना। सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, है ना, तो यही हमको क्या प्रोग्राम एंड फीचर से कहाँ मिलेगा, हमको कंट्रोल पैनल, है ना, वहां जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ विंडोज 11 में नहीं, विंडोज आपका 10 हो, विंडोज आपका 7 हो, 8 हो, सब जगह हमको यही फीचर मिलता है। इसी में हम जाकर और किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक LZH फाइल खालिस्तान संपीड़न एल्गोरिथ्म का उपयोग करके संपीड़ित एक संग्रह, है ना। तो यहाँ पर हमको LZ और H, है ना, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पर बताना था, तो फुल फॉर्म मैंने पहले ही बोलते रहा हूँ। तो जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं जरूर बोलता हूँ कि आपको फुल फॉर्म तैयार करने चाहिए, आपको फाइल एक्सटेंशन तैयार करने चाहिए, आपको शॉर्टकट कीज तैयार करनी चाहिए। ये बेस है कंप्यूटर के एग्जाम के लिए, ये बेस है ना। इसी के आधार पर अगर ये इतनी चीजें आपकी तैयार हो गई है, तीनों चीजें, तो निश्चित तौर पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी और आंसर सीधे सीधे लगते चलेंगे, है ना। तो इसका आंसर लेम्पेल, जीव और हरायुस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद सबसे पहले कौन सी स्क्रीन कंपोनेंट दिखाई देता है ना। तो डेस्कटॉप दिखाई देता है बूट होने के बाद। ये तो कितने बार सुना होगा आप लोगों ने, जो लोग कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते आ रहे हैं, तो एक दो वीडियो के बाद में ये वाली बात हो ही जाती है ना, कि कंप्यूटर बूट का क्वेश्चन आया, है ना, ये विंडोज का क्वेश्चन आया, तो हम बता ही देते हैं कि जैसे कंप्यूटर ऑन होगा तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगी आपको वो डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप में सबसे नीचे टास्क बार होता है और उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको हम वॉलपेपर कहते हैं, है ना। एक जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से किसी ईमेल एड्रेस के दो भाग है। ईमेल एड्रेस के दो भाग, यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है। यूजर नेम जो आप डिफाइन करते हो वो, डोमेन नेम वो जिसके थ्रू आप आईडी तैयार करते हो, कि जीमेल की करेंगे तो gmail.com हो गया डोमेन नेम, आईडी आपने जो भी रखी हो वो हो जाएगी, है ना। तो दो ही भाग होते हैं और @ से अलग करते हैं। ऐसा प्रश्न आता तो @ बता देते कि @ से उनको अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर नेटवर्क में विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर करने के लिए खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउजर जब भी हम एक्सेस करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल हमारे पास में होते हैं वो TCP/IP ही होते हैं, है ना। TCP/IP प्रोटोकॉल ही होते हैं जिनके द्वारा हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? सर्च इंजन बताना है आपको। देखिए वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो 10-10 नामों की सूची तैयार कर लीजिए। अगर गूगल पे भी आप सर्च करोगे, 10 नाम आप सर्च इंजन के डालोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ये दिखेगा, बिंग बिल्कुल दिखेगा, है ना? तो ये थोड़े से जो ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, 10-10 नाम, 10 वेब ब्राउजर तैयार कर लीजिए और 10 आप सर्च इंजन का तैयार कर लीजिए। उसी में से प्रश्न आते, ज्यादा डीप में नहीं जाते, है ना? बाकी यहाँ पे मोजिला, गूगल क्रोम और नेक्स्ट पे नेविगेटर, ये सब क्या है हमारे पास में? वेब ब्राउजर है ना? और बिंग क्या है? ये हमारे पास है एक सर्च इंजन। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B5 सेल का चयन करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर G9 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कितने सेल चुने जाते हैं? है ना? देखिए ये एक्सेल में अगर आपने काम किया हो तो आपके सामने बिल्कुल इमेज उसकी दिख जाएगी। यहाँ पे इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? कि यहाँ पर क्या दिया, हमको B5 दिया है ना? तो मान लो ये A हो गया आपका और ये आपका B हो गया। B में कितने नंबर की बोल रहा है भैया? वो 5 के बोल रहा है ना? B5। और यहाँ पे सेकंड क्या बोल रहा हो? G9। तो ये अगर आपका A है, ये B, C, D, E, F और G, ठीक है? ये G का, G में क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है G9, ये सेल की बात कर रहा है और ये सेल पे वो है, ऐसा बोल रहा है ना? तो और क्या बोल रहा है? क्लिक करने पर कितने सेल चुने जाएंगे, सेलेक्ट कितने होंगे, ये बोल रहा है। क्या यूज करी है उसने? शिफ्ट यूज करी है ना? शिफ्ट यूज करी है। तो क्या होगा, यहाँ से भी बी है, ये 9 तक के है, जब शिफ्ट के साथ में यहाँ से लेके करेंगे तो कैसा करेगा वो? ऐसा, ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा ऐसा, है ना? ऐसा पूरा सेलेक्ट करेगा, इसकी रेंज भी लेके आएगा। तो कहाँ तक आएगा? G9 है तो यहाँ पर B9 तक के आएगा, है ना? और यहाँ ऊपर तक भी जाएगा, G5 तक के जाएगा। इतना कुल वो सेलेक्ट करेगा, है ना? B5 से G5 तक के, है ना? अब अगर हम इसको बोले कि ये एक नंबर है, तो इसका 6, 7 और 8, है ना? तो ये क्या, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल कितने सेल सेलेक्ट कर रहा है? यहाँ से वो कॉलम में 5 सेलेक्ट कर रहा है ना? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने हैं? 6। और जो ये कितने हैं हमारे को? 5, है ना? और 6 इंटू 5 करेंगे आप तो कितना टोटल आएगा? 30। टोटल कितनी सेल सेलेक्ट करेगा वो? 30 सेल सेलेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये नॉर्मल बेसिक सा है, मैं ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया कि आप वहां पे जाके इसको सॉल्व करने में समय लगेगा आपका, तो ये आपका समय वेस्ट करने के लिए था और कुछ नहीं। हालांकि आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पर दूसरे के साथ वास्तविक समय में संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है? वास्तविक समय में मतलब एक ही समय में एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं आप? मैसेज सेंड कर सकते हो, तो वो चैटिंग कहलाती है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ है वेब चैट, है ना? क्या कहलाएगा वो? वेब चैट, है ना? वेब चैट ही कहलाएगा। वास्तविक समय मतलब एक ही समय में दोनों तरफ से अगर बातचीत हो रही है तब वो चैट होगा। अगर आपने मैसेज भेज दिया और उसने रिप्लाई नहीं किया या उसने बाद में रिप्लाई किया, है ना, तब वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ईमेल, है ना? अगर तुरंत बातचीत हो रही है तब क्या होगा? तब चैट कहलाएगा। अगर बहुत अंतर लग जाएगा तो फिर हम मेल यूज करते, कहते हैं मेल सेंड कर दिया, उसको जब जवाब देना होगा तब देगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड 2019 विशेषता का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है? मतलब आपने कोई लिखा हुआ है नाम, उसके बीच में से एक ऐसी रेखा खींच दी जाएगी, है ना? जैसे ये नाम लिखा तो बस बीच में से एक ऐसी लाइन, ये जो खींचते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं? ये बोल रहा है ना? इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। बीच में से बस लाइन खींचता है और कुछ नहीं, ठीक है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो मान लो कुछ शब्द हमको नहीं चाहिए, है ना, हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उससे हम लाइन खींच देंगे, बाद में उसको हटा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए देखो, एक तो वैसे ही जो द्वितीय जो सेकंड शिफ्ट वाला, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, बहुत इजी है, उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, है ना? इसमें हमको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल बी, है ना? बेसिक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट तो वहां पढ़ते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, है ना, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, है ना, कंट्रोल एक्स, बेसिक शॉर्टकट कीज, है ना? तो ये कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, तो इसमें बहुत इजी लगा दिया होगा आपने। फिर एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बदलने के लिए, टेबल में बदलने के लिए,
है ना, खालिस्तान टैब का यूज किया जाता है। तो हमको पता है कि टेबल कहाँ मिलता है, हमको इंसर्ट टैब में ही मिलता है ना, बाकी कहीं पे भी टेबल नहीं है। तो इंसर्ट टैब बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला है एमएस वर्ड एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में शीट 2 पर सेल बी का संदर्भ कैसे ले, है ना, शीट 2 पर सेल बी का संदर्भ कैसे ले। तो हमको पता है सेल एड्रेस ही लिखना है हमको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब शीट 2 की बात कर रहा है वो, हम और भी किसी शीट पर ले सकते हैं, है ना, ना केवल यहाँ पर। मान लो हम कोई 4th नंबर की शीट पर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी हम इसका एड्रेस ले सकते हैं। कैसा, बस हमको मान लो हम 4th नंबर पे भी है तो लिख देंगे वहां पे इक्वल लगाएंगे, शीट 2 लिखेंगे, है ना, और फिर हम लगाएंगे ये वाला विस्मय बोधक चिन्ह, है ना, उसके बाद में हम सेल एड्रेस डाल देंगे तो वहां पर ले लेगा, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ये फॉर्मेट में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमको ये वाला जो चिन्ह है इसको कहाँ लगाना है, जस्ट सीट का नंबर देंगे उसके बाद में। चलिए अगला प्रश्न है मैक एड्रेस का साइज कितना होता है। तो 48 बिट का होता है मैक एड्रेस का साइज। मैक एड्रेस कहाँ यूज किया जाता है, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस रहते हैं इस पे यूज किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में लैंडस्केप का अर्थ क्या होता है ना, पेज उन्मुख, पेज में ओरिएंटेशन में क्या होता है। तो लैंडस्केप हम यूज करें तो पेज आपका कैसा हो जाता है, ऐसा आड़ा हो जाता है ना, वो क्या कहलाता है आपका लैंडस्केप कहलाता है ना। और ये क्या है हमारा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल हम उसको बोलते हैं, है ना। वर्टिकल होगा तो क्या होगा, वर्टिकल में भी ऐसा हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा आपका, और हॉरिजॉन्टल में ये वाला हो जाएगा, है ना। तो यही क्या कहलाता है आपका लैंडस्केप मोड, या इसी को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और खड़ा पेज रहता है तब हम बात किसकी करते हैं, हम करते हैं वर्टिकल की, या लंबवत या ऊर्ध्वाधर। चलिए अगला प्रश्न है खालिस्तान का अर्थ है आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट से डेटा या फाइल प्राप्त करना। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में कुछ भी प्राप्त करेंगे तो वो डाउनलोड कहलाएगा, है ना। इसके पहले भी हमने चर्चा कर चुके बहुत बार। और अगर आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजेंगे आप तो क्या कहलाएगा, वो अपलोड कहलाएगा, है ना, सिंपल। चलिए अगला प्रश्न एमएस एक्सेल में जब आप C9 सेल का चयन करते हैं, है ना, कंट्रोल कुंजी दबाते हैं और फिर A1 पर क्लिक करते हैं तो कितनी सेल चुनी जाएगी, है ना। तो क्या राइट आंसर इसका, बिल्कुल 2 इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या यूज कर रहा है भैया, वो यूज कर रहा है कंट्रोल को, है ना। तब बात कर रहा है कहां से, A1 से C9 तक की बात कर रहा है। भाई आपने क्या किया कि यहां पर सेलेक्ट किया, भाई आप कहां पर थे, C9 पर से, मतलब इसको आपने क्या किया था, सेलेक्ट किया था, है ना। सेलेक्ट किया है, आप कंट्रोल प्रेस किया, अब यहाँ पे क्लिक किया। तो कंट्रोल के साथ में आप जहां जहां क्लिक करोगे तो इंडिविजुअल चीजें ही सेलेक्ट होती है, शिफ्ट जैसा नहीं होता है ना, कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किया तो पूरा आगे तक के सेलेक्ट कर लेगा, जहां तक लास्ट में आपने क्लिक किया वहां तक के, है ना। वो सिर्फ शिफ्ट के साथ में होता है। एक्सेल के साथ में, सॉरी कंट्रोल के साथ में सिर्फ आप जहां जहां क्लिक करोगे उतनी ही जगह सेलेक्ट होती है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहले से सेलेक्ट थी, बाद में आपने इस पे क्लिक किया तो सिर्फ 2 ही तो सेलेक्ट हुई, है ना। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करके जाएंगे तो C से लेकर 9 तक के आपको करना पड़ेगा। तो इधर 9 तो यही हो गई, है ना, और ये 1 है ना, तो आपको C तक के जाना मतलब 3, है ना। तो आप क्या लगाते, 27 आंसर लगाते, तो ये तो गलत हो गया, है ना। हमको सिर्फ 2 ही करनी थी, शिफ्ट के साथ में ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल लगाया था इसलिए ये वाला आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में यदि हम किसी सेल में 205 प्रविष्ट करते हैं तो डेटा टाइप क्या होगा। अरे भाई हमने संख्या टाइप करी तो संख्या ही तो रहेगी वो, है ना। क्या होगा, वो न्यूमेरिक डेटा होगा। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है कि नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं, है ना। डेट में डेट है, हाइपर लिंक में लिंक होती है ना। यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि हमने डिजिट टाइप करी, नंबर टाइप करी। चलिए अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल वर्कशीट से डेटा का दृश्यात्मक निरूपण, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब विजुअल दिखेंगे, जाहिर सी बात है, तो विजुअल मतलब कि चित्र दिख रहा है आपको, ग्राफ दिख रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको बोलेंगे चार्ट बोलेंगे, है ना। टेबल में तो हमको कोई चित्र दिखते नहीं, खाली टेबल एक सूची बनी है, एक तरफ ये सूची एक तरफ ये सूची, टेबल कहलाएगा। पिवट टेबल भी क्या होगा, टेबल ही होगा। रेफरेंस क्या होता है, तो एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं, है ना, किसी चीज, या तो हम हाइपरलिंक यूज करेंगे या फिर सेल एड्रेस यूज करेंगे।
लेकिन यहाँ पर हमको क्या है बताना है, उसको दस्यात्मक निरूपण मतलब विजुअल के रूप में बताना है, तो हमको चित्र बनाने पड़ेंगे और वही चित्र क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं चार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, नई एमएस एक्सेल 2019 वर्कबुक खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो हमको पता है कंट्रोल एन हम लोग करते हैं नई फाइल खोलने के लिए, बनाने के लिए, है ना, कंट्रोल एस सेव के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में कैरेक्टर को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। अरे देखो कंट्रोल यू पूछ लिया, यहाँ पे कंट्रोल एन पूछ लिया, उसने कंट्रोल बी पूछ लिया है ना। बहुत इजी इजी शॉर्टकट कीज इसमें पूछी गई है, तो बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बड़े जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, उन लोग किस्मत बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छा प्रश्न आए, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया और उन लोग का निश्चित तौर पर पेपर भी निकला होगा। जिन लोगों का पेपर निकला है उनका स्कोर भी अच्छा होगा, हाई होगा। चलिए आमतौर पर ऐसा पेपर सीपीसीटी में आता नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेज, फोटो, वीडियो और विभिन्न फाइलों सहित सामग्री को खोजता है, पुनः प्राप्त करता है और प्रस्तुत करता है? वेब ब्राउजर, इंटरनेट पे हमको कोई भी चीज खोजनी है, प्राप्त करनी है, तो हमको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़नी चाहिए, है ना। वेबसाइट तो पर्टिकुलर किसी साइट पे जाना है या पर्टिकुलर किसी सर्वर पे एक्सेस करना है, तब वेबसाइट का यूज करते हैं, है ना। वेब क्लाइंट तो हम ही हो जाते हैं, है ना। ईमेल मतलब पर्टिकुलर किसी को हमने कोई पत्र भेजना है तब यूज करते हैं, है ना। हमको फोटो, वीडियो और विभिन्न फाइलों को सहित सामग्री खोजनी है, तब हमको जरूरत पड़ेगी वेब ब्राउजर की, है ना। जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना, विंडोज का एज हो गया, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, दीपक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, वह 4 शहरों की जनसंख्या का एक चार्ट तैयार करना चाहता है, जिसमें डेटा बिंदुओं को पूर्ण के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि यह डेटा की एक श्रृंखला है, तो उस एमएस एक्सेल में विभिन्न में से किस चार्ट ग्राफ का उपयोग किया जाएगा? देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी क्या हो कि एक श्रृंखला की बात करें, एक ही श्रृंखला, है ना, या एक ही डाटा को रिप्रेजेंट आपको करना है, दिखाना है, तो हम लोग पाई चार्ट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही है ना। अगर एक से ज्यादा होगी तब हम पाई चार्ट का यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक ही श्रृंखला है तो वहां पर हम पाई चार्ट का यूज करेंगे, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का दृश्यमान निरूपण है ना, जिसका उपयोग इससे अधिक समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है? ये देखिए चार्ट फिर से पूछ रहा है, इसने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर दिया जैसा का वैसा, है ना। कहाँ पे देखा था हमने चार्ट का क्वेश्चन? इसके पहले जहां पे हमने देखा था चार्ट का क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा का वैसा उसने क्वेश्चन क्या किया, यहां पर भी उसने रिपीट कर दिया है ना। सेम सेम क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में भी था, सेम का सेम क्वेश्चन था, वो था फाइल एलोकेशन टेबल के लिए, सॉरी नहीं एफटीपी के लिए था, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए था। तो ठीक है, ये नंबर आपको बोनस मिल गया, एक जैसे एक ही प्रश्न का आंसर लगाना था। अब दोनों में चार्ट का आंसर जिन्हें लगाया हो उनको नंबर मिला होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, वह संख्या प्रणाली जो केवल 2 अंकों 0 और 1 का उपयोग करती है, कौन सी कहलाती है ना। तो बाइनरी संख्या ही कहलाती है, बाइनरी कोड्स ही कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई तस्वीर एमएस एक्सेल में खालिस्तान चार्ट का उदाहरण है ना। ये कौन से चार्ट का उदाहरण है भैया, बस ये आपको बताना है ना। तो हमको पता है कि इस तरीके से खंबे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा है, ये हमारे पास में कॉलम चार्ट होगा, है ना। लेकिन अगर यही ऐसे इस तरफ से आते तो क्या बन जाते, वो यही कॉलम होते, पर ऐसे आते तो क्या बनते हमारे, वो बार चार्ट बन जाते, है ना। बार चार्ट इसमें हालांकि दिया नहीं है ना, सर्कल होता तो पाई चार्ट बन जाता। तो ये ऑल ओवर ये जो पेपर था पूरा बहुत अच्छा था, काफी लोग इसमें क्वालिफाई हो गए होंगे, बड़ी अच्छी बात है। सीपीसीटी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, स्पेशली इस शिफ्ट के बच्चों में, है ना। अब इसकी बाद की जो शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट 16 तारीख की, उसका वीडियो हम जस्ट इसके बाद लेके आएंगे, है ना। तो ठीक है। और जिन लोगों के इसमें एग्जाम नहीं निकले हैं, सीपीसीटी के इस बार जो एग्जाम हुए, किसी भी डेट में रहा उनका एग्जाम अगर नहीं निकला है, तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत शॉर्ट छोटी सी हम सीरीज लेकर आएंगे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डीप में समझते हुए पढ़ लेंगे, तो हमारा एग्जाम निश्चित तौर पर फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।